नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 और ये हमारा हिंदी का पेपर चल रहा है, हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता। तो यूनिट 5 है आज आपकी साहित्य के विविध पहलू। अच्छा यूनिट है। आप इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से पढ़ के जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ हमने आपको एप्लीकेशन पर भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ बताई है जिसमें आपको भाषा सरल मिलेगी, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है, उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी और साथ में वीडियो भी मिलेंगे। तो ठीक है, एप्लीकेशन पर आप लोग जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, खुराना क्लासेस ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो आइए इस क्लास में हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जिनको आपको पढ़ना जरूरी होगा। सबसे पहला प्रश्न है कि संस्कृत में जो श्लोक लिखे जाते हैं वो कौन सी, संस्कृत में प्राय श्लोक उपलब्ध होते हैं यानी कि कौन सी शैली में होते हैं, तो भैया वो छंद युक्त श्लोक होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, रिपोर्ताज के अंदर कौन सी भाषा होती है, रिपोर्ताज में कौन सी शैली होती है, तो वो गद्य काव्य की शैली होती है, गद्य काव्य की विधा होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र, ये जो संस्मरण है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा लिखा गया, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया और ये एक छायावादी कवि है, छायावादी कवियत्री थी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखना 16 मात्राएं होती हैं। एक आपको कथन या परिभाषा याद रखनी है, काव्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये जो परिभाषा है ये किसकी है, कविराज विश्वनाथ की परिभाषा है, ये ऑप्शन होगा आपका सी राइट करना। नेक्स्ट है कि संसार के अंदर, साहित्य संसार में सबसे पहले कौन सी विधा आई थी, तो वो विधा आई थी साथियों कविता की। कौन सी आई थी, कविता की। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, आगे आते हैं। कविता कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या है, तो ये जो डेफिनेशन है किसकी है, ये डेफिनेशन है साथियों हडसन की। किसकी है, हडसन की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आइए निम्नलिखित में से, अच्छा प्रश्न है इसको नोट कर लो आप लोग, भूलना नहीं है। निम्न में से किसने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ला, इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना प्रश्न आता है, याद रखना प्रश्न को अच्छे ढंग से भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है कि आत्मीकरण के बाद अर्थ ग्रहण में सहायता की पुष्टि के लिए कौन सा वाचन सबसे अधिक उपयुक्त है, तो वो होता है अपना मौन वाचन। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, देखो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही आते हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न आपको पढ़ना है ये लिए, सीधे सीधे किसी विचार भाव या विषय को प्रतिपादित करने वाली विधा कौन सी है, तो वो है हमारी निबंध। ऑप्शन हो गया आपका बी राइट। ओके, अगले प्रश्नों पर हम आते हैं। अब थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ चलते हैं, एक एक नंबर के। साहित्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे, साहित्य क्या होता है, मानव जीवन के रागात्मक अनुभवों की शब्दमय व्यंजना को हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य जीवन की व्याख्या है, सत्य की साधना, सौंदर्य अनुभूति, लोकमत की उदात्त भावना साहित्य के सनातन मूल्य हैं। तो ये आपको साहित्य की परिभाषा याद रखनी है, जो आपको याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए छायावाद कैसे अस्तित्व में आया था, छायावाद कैसे अस्तित्व में आया था, तो छायावाद द्विवेदी युग की अतिशय स्थूलता, नैतिकता और आदर्श की बातों के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया था। तो ये प्रश्न आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। देखिए कविता अध्यापन के महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से हैं, तो कविता पढ़ाना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। बिंबों को ग्रहण करते हुए कविता में व्यक्त भाव विचारों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाना तथा विद्यार्थियों से साझा करना इसके महत्वपूर्ण आयाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। काव्य में छंद का महत्व क्या है भाई, काव्य के अंदर छंद का महत्व क्या है। काव्य का छंद से नित्य संबंध तो नहीं है, क्योंकि बिना छंद के भी काव्य रचना होती है।
किंतु छंद से काव्य में एक ऐसा प्रभाव आ जाता है जिससे काव्य पाठकों और श्रोताओं के हृदय में उतरता हुआ चला जाता है और उनका कंठ आहार बन जाता है। काव्य में चारुता और भव्यता लाने के लिए छंद का सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है। काव्य को सहृदय संवेदन बनाने में भी छंद का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो काव्य में छंद बिना छंद के भी काव्य बन सकता है, लेकिन अगर किसी भी काव्य में छंद का उपयोग कर दिया तो वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यात्मक और अपनी भावनात्मक पोजीशन को प्रकट करने वाला बन जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, सोरठा जो छंद है उसकी परिभाषा देकर के उसके उदाहरण देखिए। आप लोगों ने दोहा सुना होगा, भाई कबीर जी के आपने दोहे सुने होंगे। तो भैया जो दोहा होता है ना, उसका जस्ट उल्टा, दोहे का उल्टा क्या होता है? छंद, सोरठा होता है। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, किसमें? सोरठे के अंदर। जबकि दोहे में क्या होता है? जस्ट उल्टा, कि भाई दोहे में 13 मात्रा किसमें होती है? पहले और तीसरे में, वह चौथे में, और इसमें कितनी होती है? 11-11। दोहे को उल्टा करके अगर लिख दिया जाता है तो वो सोरठा बन जाता है। अब जैसे आप लोग, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अपना एग्जाम्पल किसका है? दोहे का। सोहत ओढ़े पीत पीतपट श्याम सलोने गात। ठीक है, इसमें क्या है? पहले में देखो आप लोग, इसमें 13 मात्रा है, इसमें 11 मात्रा है, ठीक है ना, सब गिनते जाना आप लोग। उसके बाद मनहु नील मणि शैल पर 13 मात्रा हो गई यहाँ तक। उसके बाद आतप पढ़ो प्रभात, यहाँ पर यहाँ तक 11 मात्रा हो गई। अब अगर हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, कैसे किया? श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। अब देखो यहाँ पर, देखो श्याम सलोने गात, इससे यहाँ से स्टार्ट किया, श्याम सलोने गात सोहत ओढ़े पीत पाट। तो 11 मात्रा पहले आ गई, फिर 13 मात्रा आई कि नहीं आई? ठीक है, उल्टा हो रहा है अब यहाँ पे दोहा, तो सोरठा बन रहा है। आतप पढ़ो प्रभात मानहु सील मणि शैल पर, तो उल्टा अगर कर दिया जाए किसी भी दोहे का तो वो सोरठा बन जाता है। अब देखो छंद की बात करें यहाँ पर, तो छंद में देखो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित छंदों के पारिभाषिक सूत्र। तो एक छंद दिया गया इंद्रवज्रा और दूसरा है वंशस्थ। तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये प्रश्न आप लोग मत पढ़ना, ये आएगा तो नहीं, खैर आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसे प्रश्न नहीं आते ज़्यादातर। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी के कितने पक्ष होते हैं? भैया 2 पक्ष होते हैं, पहला होता है वस्तु पक्ष और दूसरा होता है अभिव्यक्ति पक्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं। देखिए, संस्मरण और रेखा चित्र, ऐसे प्रश्न ज्यादातर आते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र में विभेदकारी तत्वों को चिन्हित कीजिए। रेखा चित्र कहानी के नजदीक की विधा है, तो संस्मरण निबंध के विधा के नजदीक है। संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्य है और रेखा चित्र में समकालीनता की झलक होती है। संस्मरण में लेखक की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन रेखा चित्र में कोई जरूरी नहीं है कि लेखक उसका उपस्थित हो। तो ये अंतर आपको समझना है, संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं, जीवनी विधा क्या है? जीवनी विधा क्या है? जब कोई लेखक किसी अन्य महान व्यक्ति के व्यक्तित्व या कर्तव्य के बारे में सिलसिलेवार मार्मिक विवरण प्रस्तुत करता है, तो उस विवरण का या वर्णन को हम साहित्य की भाषा के रूप में, विधा के रूप में जानते हैं। तो वो क्या हो जाती है? हमारी जीवनी कहलाती है। एक जैसे मैं खुद किसी, मान के चलते हो नेहरू जी के बारे में लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? जीवनी है। और मैं स्वयं अपने बारे में लिख रहा हूँ, ये क्या है? अपनी एक आत्मकथा है। आत्मकथा स्वयं व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, खुद की, जबकि जो जीवनी होती है ना, वो किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखी जाती है। ये अभी हम अंतर पढ़ेंगे आगे चल के। अगला प्रश्न है, पत्र का महत्व क्या है? पत्र का महत्व, आज के इस वैज्ञानिक युग में विचार विनिमय के अत्याधुनिक साधनों के होते हुए भी पत्र का अपना महत्व होता है। जहां एक और पत्र विभिन्न स्थानों में रहने वाले अपने संबंधियों मित्रों से संपर्क बनाए रखने का प्रमुख साधन है, वहीं पर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और व्यापारियों के विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पत्रों का ही सहारा लिया जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है। और पत्र के अगर आपसे प्रकार पूछे जाए कि भाई पत्र कितने प्रकार का है, तो ये परिपत्र भी हो सकता है, ये औपचारिक पत्र के रूप है। औपचारिक रूप पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन अनुस्मारक पत्र या कोई प्रार्थना पत्र, ये सब क्या है? ऑफिशियल लेटर होते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखिए,
अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे आते हैं। कविता शिक्षण के प्रमुख सोपान कौन कौन से? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसके आपको उदाहरण सहित बताने। तो सबसे पहले कविता सोपान, जब हम कविता शिक्षण करते हैं तो सबसे पहला आता है उसका प्रस्तावना। क्या आएगा? प्रस्तावना। उदाहरण के लिए शुरुआत में कक्षा में बच्चों से देर तक सोए रहने पर होने वाली हानियों पर चर्चा भी करेंगे। फिर उनको हम दोहा कहेंगे कि उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। तो यहाँ पर इस दोहे का अर्थ समझाएंगे कि देर तक सोने वाला व्यक्ति सब कुछ खो देता है। क्या खो देता है? और सम पर जग जाने वाले यानी समय पर जग जाने वाले व्यक्ति किस प्रकार सफल होते हैं, उसके बाद प्रातःकालीन दृश्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पहला होती प्रस्तावना। सेकंड इसका स्टेप है, सोपान है कि कवि और कविता के विषय में जानकारी हम देंगे कि कविता का अध्यापन करवाने के लिए हम सबसे पहले कवि के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। आधुनिक काल की कविता की जानकारी भी देंगे और कविता में आए कुछ कठिन जो शब्द हैं उनको हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखवाएंगे। फिर अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद विद्यार्थियों के द्वारा फिर उसका अनुकरण वाचन किया जाता है, अनुकरण पठन किया जाता है अध्यापक के द्वारा। फिर पुनः आदर्श वाचन किया जाएगा और फिर व्याख्या की जाएगी। ये हुआ पांचवा स्टेप। उसके बाद फिर क्या होगा कि आदर्श वाचन बच्चों द्वारा किया जाएगा और बच्चों से फिर कुछ बोध प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप आता है कविता को कंठस्थ याद करना। फिर बच्चों के द्वारा सातवें स्टेप में कविता को कंठस्थ याद करवाया जाता है और कंठस्थ याद करवाने के द्वारा फिर बच्चों को फिर गृह कार्य दिया जाता है, सृजनात्मक कार्य भी दिया जाता है कि बच्चे खुद करना किसी चीज़ को और सीख जाए, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि छंद किसे कहते हैं, इसके अंगों का विश्लेषण कीजिए। तो वर्ण, मात्रा, पद, यति आदि के नियम के अनुसार प्रयोग से युक्त बनी एक रचना जो होती है वो क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। जिस प्रकार व्याकरण भाषा का नियमन होता है उसी प्रकार छंद पद्य का भी एक नियामक होता है। छंद क्या है? पद्य का एक नियामक रूप है। पद्य रचना की जानकारी के लिए छंद का ज्ञान परम आवश्यक है। छंदबद्ध रचना में ही स्थायित्व होता है, वे हमें सरलता से कंठस्थ हो जाती है और छंद के कारण ही काव्य में गेयता आ जाती है, गति आ जाती है, अतः इसका प्रभाव बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो छंद के विभिन्न अंग जैसे वर्ण है, वर्णीय अक्षर, मात्रा, यति, पद, तुक और गण, ये सब है। तो इनके बारे में भी आपको याद करना है फिर, ठीक है ना। ये छंद के प्रत्येक अंग है, हालांकि इसको नहीं पूछा जाता है इतना लंबा। नेक्स्ट प्रश्न है कि छंद मुक्त कविता किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करेंगे तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कविताएं छंदबद्ध भी हो सकती है और छंद मुक्त भी हो सकती है। छंद मुक्त कविता में तुक का बंधन नहीं होता, इसमें लय अंतर्निहित रहती है, पर कविताओं या वर्गों के विन्यास की दृष्टि से छंद के नियमों का पालन भी नहीं किया जाता। छंद मुक्त कविता की एक वाग्निक प्रस्तुत यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी तुक बंधन नहीं है कविता के अंदर, तो ये छंद मुक्त कविता है, ठीक है ना। इस कविता में छंद के नियम के अनुसार पंक्तियां बिल्कुल नहीं है, प्रत्येक पंक्ति में छंद निहित है, छंद तो है, लय का निर्वाह भी है, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, ठीक है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, वह तोड़ती पत्थर, ठीक है भैया। अगला प्रश्न है हमारा, देखेंगे यहाँ पर, बढ़ते हैं थोड़ा आगे और केवल वही प्रश्न आपको पढ़ना है जो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर, एकांकी या नाटक जो होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। शैक्षणिक दृष्टि से बात करें तो नाटक की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो प्रश्न आपका ये वाला आएगा, एकांकी या नाटक की विशेषताएं क्या होंगी। तो पढ़ेंगे प्रश्न। इसमें संवाद तो होते हैं, हालांकि संवाद अन्य विधाओं में भी हो सकते हैं, पर वह उनकी अनिवार्यता जरूरी नहीं होती। इसमें अभिनेता की अनिवार्यता रहती है, जो हीरो होता है, एक्टर होता है, उसकी जरूरी है अनिवार्यता है। इसलिए जिस नाटक या एकांकी को रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता उसे सफल या एकांकी नाटक कभी नहीं कह सकते।
पुराने ज़माने में नाटक को देखा और सुना जाता था, इसलिए इसमें दृश्य और श्रव्य विद्या के रूप में जाना जाता है। हालांकि आजकल इनका पठन भी किया जाता है। भरत मुनि के अनुसार किसी भी अवस्था के अनुकरण को हम नाटक कहते हैं, अतः छात्र छात्राओं की अनुकरण करने की स्वाभाविक वृत्ति को इसमें पोषण भी मिलता है। एकांकिया नाटक एक रागात्मक रचना है जिसमें मानवीय भावों का प्रदर्शन बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से होता है। नाटक पढ़ने या देखने से भावों का उद्वेग बहुत तीव्र गति से हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका आता है कि भाई एकांकिया और जो नाटक है इसके प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, इसको लिखते वक्त या बनाते वक्त इसके उद्देश्य क्या है। अब एकांकी और नाटक के उद्देश्य अगर पूछे जाए तो देखेंगे, एकांकी में निहित सौंदर्य तत्व और भावों का प्रकाशन होता है। संवादों को उचित आरोह अवरोह के साथ में प्रसंग अनुकूल प्रस्तुत करने की कुशलता भी विकसित होती है। मानवीय व्यवहार में विविध पक्षों से अवगत करवाया जाता है। अभिनय कौशल भी विकसित होता है और कभी कहाँ एकांकी में निहित भाषक सौंदर्य को समझने की क्षमता भी विकसित होती है। तो ये किसका उद्देश्य है, ये एकांकी नाटक के उद्देश्य, इनको आपको याद करना पड़ेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न है, आगे आते हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवनी किसे कहते हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। आत्मकथा जो होती है वो खुद व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, खुद के बारे में खुद के द्वारा ही लिखी जाती है, यानी कि आत्मकथा का संबंध स्वयं भोक्ता से होता है। जबकि जीवनी जो होती है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। जैसे मैं खुद किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहा हूँ तो वो जीवनी होगी, और मैं खुद अपने बारे में लिख रहा हूँ तो ये क्या होगी, आत्मकथा होगी। आत्मकथा का लेखक स्वयं संबंधित अर्थात भोक्ता होता है, जबकि जीवनी का कोई भी लेखक अन्य कोई दूसरा होता है। आत्मकथा किसी की भी हो सकती है भाई, मेरी खुद की भी हो सकती है, जबकि जीवनी प्राय विख्यात व्यक्तियों पर ही लिखी जाती है। दूसरे शब्दों में यानी प्रसिद्धि की अनिवार्यता आत्मकथा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जीवनी के लिए सबसे पहले शर्त है कुछ उस व्यक्ति का प्रसिद्ध होना। जिस व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं उसका प्रसिद्ध होना अति आवश्यक है। और मैं खुद अपने बारे में आत्मकथा लिख रहा हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि मैं खुद प्रसिद्ध व्यक्ति बनूँ, ठीक है ना। दोनों विधाओं में उद्देश्य विषयक में अंतर भी होता है। जैसा कि अजीत कुमार ने कहा है, आत्मकथा साहित्य का उद्देश्य होता है। आत्म निर्माण, आत्म परीक्षण या आत्म समर्थन, अतीत की स्मृति को पुनर्जीवित करने का मोह या फिर जटिल विश्व के उलझावों में अपने आप को अन्वेषित करने का साहित्यिक प्रयास है। एक दूसरा उद्देश्य यह भी है कि लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोगों द्वारा भी उठाया जा सके, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए पढ़ना है, देखिए, निबंध शिक्षण के उद्देश्य क्या है। बस अंतिम प्रश्न आपका शायद यही होगा। बच्चों में आदर्श वाचन की कुशलता विकसित करना पहला उद्देश्य। अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करना। विषय वस्तु का केंद्रीय बोध ग्रहण करना। बच्चों में विषय विमर्श की कुशलता विकसित करना। शब्द भंडार में वृद्धि करना। भाषा की लाक्षणिकता, व्यंजकता आदि की समझ विकसित करना। लोकोक्तियों, मुहावरों, पर्यायवाची, विलोम शब्दों आदि की समझ व नव प्रयोग की कुशलता विकसित करना। ये सब क्या है हमारे, ये सब हैं हमारे निबंध के उद्देश्य, ठीक है ना। यानी इन बातों को निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। जीवनी के शिक्षण उद्देश्य अगर आपसे पूछे जाए तो देखिए, मौन पठन द्वारा विषय वस्तु को आत्मसात करने में कुशलता विकसित होती है जीवनी से। महान व्यक्तियों के चरित्र और स्वभाव, उनकी असाधारणता को समझने की कुशलता होती है। उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों और सिद्धांतों का उल्लेख करने की कुशलता प्रकट होती है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से आवश्यक भाषिक तत्वों का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की कुशलता विकसित होती है। लोक स्वीकृत व्यक्तियों के जीवन कार्यों से प्रेरणा लेकर भी हमारे समाज में कुछ सुधार आता है। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण और साहित्य सृजन आदि क्षेत्रों में भी योगदान मिलता है। आगे बात कर लेते हैं, शायद कोई प्रश्न और हो। देखिए, एक प्रश्न यह है कि रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज क्या है, इसका शिक्षण किस प्रकार करवाया जाता है। तो रिपोर्टाज जो है वो आधुनिक काल की विधा है। हालांकि इसका विकास पत्रकारिता से हुआ है, मगर ये अखबारों की रिपोर्ट से कुछ अलग है। भाषा और मानवीय संवेदना से संपूर्ण दृष्टि से उसे साहित्यिक विधा बनाता है।
रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज शिक्षण के लिए हमें रिपोर्टाज के मुद्दे यानी विषय वस्तु को समझना अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि रिपोर्टाज का फलक विस्तृत होता है, लिहाजा उसमें विषयगत विविधता मिलती है। केंद्रीय विषय की पहचान विद्यार्थी को उससे संबंधित इतर उधर की जो बातें हैं उन पर विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ एक शिक्षक या शिक्षिका को परिवेश को उभारना चाहिए, यह परिवेश उनका ज़्यादा पहचाना हो सकता है या नितांत नया भी हो सकता है। परिवेश में प्राय अंचल विशेष का भूगोल, खान पान, भाषा, परंपरा, शादी सब कुछ शामिल हो सकते हैं। तो ये रिपोर्टाज, अब बारी आती है कि पाठ की मुख्य संवेदना को आत्मसात करने की, कि रिपोर्टाज शिक्षण का सबसे अहम पहलू है। ये संवेदना एक अनुगूंज के रूप में रिपोर्टाज पढ़ने के बाद ही पाठक के मन में गूंजती रहती है और मानवीय दृष्टि से विकास का जरिया बनती है। इसे सामने लाने के लिए एक शिक्षक को संवाद के कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए। शिल्पगत पक्षों की पहचान और उनका समुचित विवेचन इसका अलग पड़ाव होता है। हम यह रिपोर्टाज की भाषा, शैली और अंतरकथा में मुहावरा, लोकोक्तियों का उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है भैया। अगला प्रश्न अपना कुछ शायद है ही नहीं, इसके आगे निबंधात्मक प्रश्न आते हैं और यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे निबंधात्मक प्रश्नों की, क्योंकि मैंने सभी वीडियोस के अंतर्गत निबंध प्रश्न बताए नहीं है और वो मैंने एप्लीकेशन पर ही बताए हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई इंटरेस्टेड वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ पाते बच्चे, तो मैंने उसमें अलग अलग पार्टीशंस के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन पर ये 20 मॉडल पेपर जो दिए हैं ना, हर पेपर के 2 मॉडल पेपर, बस इतना ही बहुत काफ़ी मेरे दोस्तों। आपने पढ़ लिया ना तो मामला सुलट जाएगा, टेंशन मत लीजिए पेपरों की आप लोग। धन्यवाद।